दोस्तों नमस्कार। आज दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की सुनवाई होनी थी, लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपने को दूर रखा और कहा कि मैं इस हियरिंग का बहिष्कार करूंगा। उसका कारण बहुत सिंपल है। आपको याद होगा, शुरू से वो कह रहे हैं कि जज महोदय को इस केस से हट जाना चाहिए क्योंकि उनका और उनके बच्चे केंद्र सरकार के काफी करीब हैं और मुझे लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा। इस आधार पे उन्होंने अपने आप को केस से बाहर रखा। अब आगे की कार्रवाई क्या होगी, ये मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अगर दोस्तों किसी जज पे यह आरोप लगता है कि यह जज पक्षपातपूर्ण व्यवहार करेगा, तो वो जज को केस से हटना चाहिए या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? आज हम इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करेंगे। ये भी देखेंगे कि दुनिया के बाकी देशों में इस तरह की परिस्थिति को निपटाने के लिए क्या प्रावधान है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आने वाले दिनों में होंगे, क्योंकि केजरीवाल साहब को अगर आप जानते हैं तो आसानी से सरेंडर करने वाले नहीं हैं। इसीलिए आज का वीडियो आने वाले दिनों में जो घटनाक्रम होगा उसकी आधारशिला रखेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, निवेदन है, और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिएगा। दोस्तों, आज हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा सवाल यह है कि कौन तय करेगा कि क्या जज पक्षपाती है या नहीं? ये कौन तय करेगा? कहना मेरा बहुत सिंपल है। आप कोर्ट जाते हैं, आपको लगता है कि जो सामने कुर्सी पे जज बैठा है, मुझे नहीं लगता किसी भी कारण से कि ये मेरे साथ न्याय कर सकता है। चाहे कोई पुराना इतिहास हो, उस जज का कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो, आपका और जज के बीच में कोई रिलेशनशिप हो, या कोई और कारण हो। ऐसी स्थिति में अगर आप कोर्ट जाते हैं और जज को ये बोलते हैं कि कृपया आप इस केस से अपने आप को हटा लीजिए, तो इसका फैसला कौन करेगा? और बदले में अगर जज ये कहे, आई विल डिसाइड वेदर आई एम बायस्ड और नॉट, अब मैं डिसाइड करूंगा कि मैं बायस हूं या नहीं हूं। इस सवाल के जवाब में अगर आपको ऐसा जवाब मिलता है तो आप क्या सोचेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और भारत की जुडिशरी के लिए एक रिफॉर्म का रास्ता है। इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। यह मुद्दा सिर्फ केजरीवाल और हाई कोर्ट का नहीं है दोस्तों, यह भारत की न्याय व्यवस्था का है। क्योंकि यह कहा जाता है अल्टीमेटली कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं। इस मुद्दे को और थोड़ा गंभीरता से देखते हैं। दिस इज एग्जैक्टली हाउ रेक्यूजल वर्क इन इंडिया टुडे। अब कौन डिसाइड करेगा कि जज पक्षपाती है या नहीं है? हकीकत यह है दोस्तों, भारत की न्यायपालिका के आज के नियमों के हिसाब से जज खुद डिसाइड करेगा कि मैं पक्षपाती हूं या नहीं हूं। अब मुझे यह बताइए कि अगर आपको लगता है कि सामने वाले के साथ आपको पक्षपात करना है, तो क्या आप ये पब्लिकली एक्सेप्ट करेंगे कि हां मैं पक्षपात करूंगा, या आप चुपचाप अपने आप को साइड में कर देंगे? या अगर जो व्यक्ति अपीयर हो रहा है आपके सामने, उसको लगता है आप मुझे न्याय नहीं देंगे, उसके कारण कई हो सकते हैं, तो फैसला किसके पास होगा? यह बहुत गंभीर सवाल है। इसका मतलब यह है कि हु गार्ड्स द गार्जियन। रेक्यूजल क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। जब जज स्टेपिंग असाइड फ्रॉम ए केस ड्यू टू पॉसिबल बायस। अब केजरीवाल का यह कहना है कि जो जज महोदय हैं वो आरएसएस की जो एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन है उनके प्रोग्राम में लगातार जाती रही हैं, और जो सरकारी वकील केजरीवाल के खिलाफ जिरह करेंगे, कोर्ट में पेश होंगे, इसी जज महोदय के जो बच्चे हैं वो उन्हीं वकीलों के साथ काम करते हैं। तो अपने बच्चे जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, क्या वो उनके फेवर में जजमेंट देंगी या केजरीवाल के फेवर में? ये एक पेचीदा मामला बनता है। अब इसमें सरकार का यह कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारे जो जजेस हैं उनके बच्चे सरकार में काम करते हैं, तो क्या हम सारे जजेस को रास्ते से हटा लें? अब यह सोचने की बात है कि अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का गंभीर मामला है, तो क्या सरकार को इस पे कोई नीति नहीं बनानी चाहिए?
क्योंकि ऐसा हो भी सकता है। जिस तरह से सरकार के ऊपर लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और सामने से ईडी और सीबीआई के वकील अपीयर होते हैं, तो आने वाले दिनों में यह हो सकता है कि हर जो व्यक्ति कोर्ट में जा रहा है वो ये कह दे कि साहब ये जज के बच्चे तो सरकार के साथ काम करते हैं, मुझे इस जज पे भरोसा नहीं। तो इसके लिए मुझे लगता है सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको हमें समझना चाहिए, अब यहां पे सवाल किस पे उठ रहा है दोस्तों? सवाल उठ रहा है जज की निष्पक्षता पे। मतलब यहां पे जो एक प्रतिवादी है, जब रेक्यूजल की बात आती है, अपने आप को केस से हटाने की बात आती है, तो यहां शक के दायरे में जज है। और शक कौन कर रहा है? जो व्यक्ति उस जज के सामने अपीयर हो रहा है। अब जज अगर ये खुद कहे कि मैं डिसाइड करूंगा कि मैं पक्षपाती हूं या नहीं हूं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि नो वन शुड बी जज इन देयर ओन कॉज। आप अपने बारे में खुद कैसे फैसला कर सकते हैं कि आप पक्षपाती हैं या नहीं? ये एक लीगल सवाल है, इसको थोड़ा और ध्यान से देखना पड़ेगा। इसीलिए हिंदुस्तान में आज क्या हो रहा है? आज हिंदुस्तान में यह हो रहा है कि जज हिमसेल्फ डिसाइड वेदर टू स्टेप असाइड, नो एक्सटर्नल रिव्यू, कोई इसको रिव्यू नहीं करता है, कोई रूल नहीं है, कोई अपील नहीं है। इसका मतलब इज दैट एनफ टू प्रोटेक्ट फेयरनेस? कुछ नहीं है, सिर्फ जज के पर्सनल विजडम पे उसकी अपनी इंटीग्रिटी अगर आप छोड़ देते हैं और कोई रिव्यू मैकेनिज्म, कोई अपील मैकेनिज्म नहीं है, तो क्या आप इससे पारदर्शिता और न्याय की उम्मीद कर पाएंगे? इस पे सोचिए जरा। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या होना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली केजरीवाल के मुद्दे को लेकर। यहां पे हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का जो केस है, वहां पे जो केजरीवाल ने कहा कि साहब जो जज है उनके बच्चे सरकारी जो संस्था है, जो मतलब कि गवर्नमेंट का एम्पैनल लॉयर्स है, उसमें है, इसीलिए मुझे लगता है बायस है। अब कोर्ट का ये कहना है कि साहब ये तो कोइंसिडेंस है, कंजंक्शन है, ऐसा तो होता रहता है। अब सवाल इस बात का, अगर ऐसा होता रहता है तो मैं कैसे मान लूं कि जज महोदया निष्पक्ष होंगी? ये डाउट है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन क्योंकि सरकार और केजरीवाल के बीच में मुकदमा है और जो सरकार केजरीवाल के खिलाफ केस फाइल कर रही है, उस डिपार्टमेंट के साथ जज महोदया के बच्चे काम करते हैं। अब ये अपने आप में बड़ा क्लासिक केस बनता जा रहा है। इफ दिस इज एक्सेप्टेड, मेनी जजेस विल हैव टू रिक्यूज। अब सरकार का ये कहना, अगर ऐसा हुआ तो हमने तो बहुत सारे जजेस के बच्चों को पैनल पे रखा हुआ है। ऐसा होता है, इन्फ्लुएंस होता ही है कि साहब हमारे बच्चों को आप पैनल पे रख लीजिए। ऐसी स्थिति में क्या होगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसी स्थिति में सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, नहीं तो जुडिशरी के ऊपर बार बार सवाल उठेंगे और दुनिया में मजाक बनेगा। दूसरा इश्यू आता है साइकोलॉजिकल ऑफेंसिव। अब इस पे यह कहा गया है कि साहब कुल मिला के अगर आप जजेस के ऊपर इस तरह के आरोप लगाते हैं तो जो प्रतिवादी है या जैसे केजरीवाल जैसे व्यक्ति हैं, वो जजेस के ऊपर एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाते हैं। क्या ये उचित है? इसको हमें समझना होगा। मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था कि केजरीवाल को न्याय चाहिए या मनपसंद जज। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस किया था। आपको पसंद आएगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के साथ डाल देता हूं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम फेयरनेस की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात यह आता है कि अगर ऐसा होता है तो जो वकील है वो उसको एज ए लिटिगेशन स्ट्रेटेजी के रूप में यूज करेंगे। देखेंगे कि ये जज टाइट है, थोड़ा सा टफ है, आसानी से बात नहीं सुनेगा, कड़ा है, तो वकील जानबूझ के मुद्दे उठाएंगे कि साहब आप रिक्यूज कर लीजिए अपने आप को। दूसरा, इस तरह के करने से आप केस को डिले करते हैं, ये एक डिले टेक्निक भी हो सकता है। और दूसरा, बेंच हंटिंग की, लगता है कि ये जज थोड़ा सख्त है, यह आसानी से बात नहीं मानेगा, तो हो सकता है कि जो नया जज आए या कहीं और किसी बेंच में केस को शिफ्ट कर दिया जाए तो शायद हमारे मन मुताबिक कोई फैसला हो सकता है। तो इसको बोलते हैं बेंच हंटिंग। तो इस प्रक्रिया का भी इस्तेमाल, अगर लीनियंसी बढ़ती जाती है तो मिसयूज भी होने के संभावना है। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सो द नाउ बिग क्वेश्चन इज रेक्यूजल बिकमिंग इम्पॉसिबल इन इंडिया?
अब सवाल इस बात का है कि अगर ऐसी स्थिति है और जजेस कहते हैं हम खुद डिसाइड करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि रिक्यूजल मुश्किल हो जाएगा। लेकिन स्थिति यह है कि दूसरे देशों में क्या होता है, इसको समझना भी जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका, जो यूके में, इंग्लैंड में क्या होता है, किस तरह से वहां काम होता है। वहां टेस्ट इज सिंपल। वुड ए फेयर माइंडेड ऑब्जर्वर थिंक दैट जज माइट बी बायस्ड, इवन अपीयरेंस मैटर। अगर ये लगता है कि हां ये जज बायस हो सकता है, एक कॉमन परसेप्शन है, तो बेहतर है उस जज को रेक्यूज कर लेना चाहिए। एविडेंस की जरूरत नहीं है, आपको प्रूफ लाने की जरूरत नहीं है वहां पे, क्योंकि अगर लग रहा है कि नहीं ये जज साहिबा साथ नहीं देंगी या ये हमारी बात को पूरा ढंग से नहीं सुनेंगी क्योंकि ये किसी आइडियोलॉजी की तरफ बेंट है, तो बेहतर है कि आप उसको रेक्यूज कर लें। यूके में ये प्रावधान है। यूएस में क्या था, यूएस में एक कैपर्टन वर्सेस मैसीकोल कंपनी का केस था। जज refused to recuse, but the Supreme Court said even a probability of bias is enough, no need to prove actual bias. Probability of bias, क्या ये व्यक्ति बायस हो सकता है? अब जो जज महोदय हैं, अगर हम उसको यूएस के पैरामीटर से जाएं, लगातार इन्होंने अधिवक्ता परिषद की मीटिंग्स अटेंड करी, इनके बच्चे सरकार में काम कर रहे हैं, उसी डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं जिन्होंने केजरीवाल पे केस किया है और केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में केजरीवाल ये कहते हैं कि मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है। अब अगर हम यूएस का पैमाना लेते हैं और अगर ये लगता है कि हाँ हो सकता है कि बायसनेस हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बायसनेस, तो ऐसी स्थिति के अंदर जज को रिक्यूज कर लेना चाहिए। ये है यूएस का पैमाना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, भारत में दोनों ही नहीं है। भारत में क्या होता है, यू मस्ट प्रूव ए स्ट्रॉन्ग बायस। अब ये कैसे आप प्रूव करोगे, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन किसकी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है, क्या इसका कोई थर्मामीटर है, क्या इसका कोई स्केल है, क्या आप बता सको कि आप कितने % बायस हो या किसके तरफ बायस हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका मतलब ये है कि यूके और यूएस में इवन रीजनेबल डाउट इज एनफ। तो भारत का जो सिस्टम है उस पे कहीं ना कहीं सवाल उठने वाजिब है। देन इंपॉर्टेंट बात यह आती है, व्हेन रिक्यूजल डज हैपन इन इंडिया, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, भारत में होते हैं। कब हुए हैं? जब जज का रिलेटिव अगर कोई केस में अपीयर हो रहा है, मान लीजिए कि मैं जज हूं, मेरे बच्चे या मेरे रिश्तेदार सामने वकील बन के अपीयर हो रहे हैं, तब मैं कह सकता हूं आई एम सॉरी, आई विल नॉट हियर दिस केस, ये केस मैं हैंडल नहीं करूंगा क्योंकि जो जज है वो मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे परिवार से हैं, तो यहां बायसनेस की संभावना है। यह सवाल उठता है। दूसरा, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, मेरे पास उस कंपनी के शेयर हैं, मैंने पहले, जब मैं वकील था, मैं जज हूं, मैंने पहले उस कंपनी को रिप्रेजेंट किया हुआ है, उनसे फीस ली हुई है, मेरे कोई और ऑब्लिगेशंस हैं, शेयर होल्डिंग है उस कंपनी में, बेहतर है कि मैं उस कंपनी के साथ डील ना करूं, मतलब उसके कंपनी का केस ना सुनूं। और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन एनी वे, क्या वो मेरा किराएदार है, मकान मालिक है, प्रॉपर्टी है, जो भी है, कॉमन हो सकती है। ऐसी स्थिति में भी मुझे उस केस से हट जाना चाहिए। इवन ये कहा गया है कि बहुत सारे चीफ जस्टिस ने भी अपने आप को ऐसे रिक्यूज कर लिया है जस्ट टू अवॉइड इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये मॉरलिटी की बात है। लेकिन भारत में प्रॉब्लम क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। अगर आपका डायरेक्ट फाइनेंशियल और रैशनल रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट है तो हाई एक्सेप्टेंस है कि आप अपने आप को रिक्यूज कर लेंगे। इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट है तो आपके पास थोड़े बहुत एक्सेप्टेंस होती है कि ठीक है यार, कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मैं हट जाता हूं। लेकिन अगर आपका कोई प्रायर कंडक्ट है, आपने कोई जुडिशरी ऑफिस में बैठ के किसी के खिलाफ कोई ऐसा कमेंट किया है जो ऑब्जेक्शनेबल हो, और कोई बोले कि देखिए साहब, ये जज महोदय तो एक खास रिलीजन या खास कास्ट या खास आइडियोलॉजी के फेवर में अगेंस्ट बोलते हैं, इसलिए मुझे इनकी सोच पे भरोसा नहीं है, ये बायस हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में जज कहेगा नहीं, मैं बायस नहीं हूं। चाहे उनका कंडक्ट, उनके स्टेटमेंट बायस दिखाते हो, लेकिन वो अपने इस एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अपने आप को रिक्यूज नहीं करेंगे। पॉलिटिकल बायस एलिगेशन, अब जैसे लग रहा है कि जो जज महोदय हैं ये आरएसएस के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम्स अटेंड करते रहे हैं, अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं बायस हूं। ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो जाता है। पब्लिक परसेप्शन एंड एप्रीहेंशन,
कि लोगों को लगता है कि नहीं ये बायस है, कि लोगों के लगने से क्या होता है, मुझे पता है ना मैं बायस नहीं हूं, तो हम पब्लिक एक्सेप्टेंस या पब्लिक ओपिनियन को भी वेटेज नहीं देते हैं। तो जहां तक बात है पब्लिक परसेप्शन की, जज उसको भी इग्नोर कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि मुझे पता है कि मैं बायस नहीं हूं, तो अपने आप को रेक्यूज करना जरूरी नहीं समझेंगे। स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन अटेम्प्ट, उनको ये लगता है कि साहब ऐसा नहीं है कि उनको पता है कि मैं सख्त हूं, मैं गलत काम नहीं करता हूं, मेरे को ये इन्फ्लुएंस कर नहीं सकते, इसीलिए इस तरह के बहाने बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो जज बहुत क्लियर बोल देंगे कि साहब मैं तो रेक्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि इससे मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठने लगते हैं। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि ऐसी परिस्थिति के अंदर हम क्या करें, भारत की न्याय व्यवस्था को क्या करना चाहिए। समस्या है, और आने वाले दिनों में अगर केजरीवाल का मुद्दा गरमाया, मीडिया में आया, बहुत सारे वकील और बहुत सारे मुवक्किल इस रास्ते को अपनाना शुरू कर सकते हैं। इसीलिए बेहतर है कि भारत की जुडिशरी को इस पे कानून बना लेना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रॉब्लम है कि हमारे पास कोई रिटन रूल नहीं है, इसका मतलब कोई रेक्यूजल लॉ नहीं है, कोई कोडिफाइड स्टैंडर्ड नहीं है। भारत को इस पे काम करना चाहिए, लॉ मिनिस्ट्री को, सुप्रीम कोर्ट को कमेटी बना के इस पे एक कार्रवाई तुरंत शुरू करनी चाहिए। जज डिसाइड्स ओन बायसनेस, यह दूसरी है कि अपने आप जो है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एट द डिसीजन स्टेज इटसेल्फ। अब सवाल इस बात का है कि अगर जज खुद ही डिसाइड करेगा कि मैं बायस हूं या नहीं हूं, तो बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। इसके लिए कोई एक फोरम होना चाहिए जहां पे मुद्दों को एड्रेस किया जाए। इसके अलावा कहीं कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अगर जज अपने आप को रेक्यूज करते हैं तो कारण नहीं बताते हैं, और बिना कारण दिए अगर वो रेक्यूज हो जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्यों हुए। बायसनेस थी, कोई रिलेशनशिप था, कोई फाइनेंशियल लिटिगेशन था, कोई फाइनेंशियल मैटर था, क्यों हुआ ये सब? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पे हमें सोचना चाहिए। इसके अलावा इनकंसिस्टेंसी, कभी हां कभी ना, डिफरेंट आउटकम सेम फैक्ट्स, ये अपने आप में एक मुद्दा है। आज केजरीवाल के मुद्दे पे मान लीजिए कि रेक्यूजल नहीं होता है, कल को कोई और पॉलिटिशियन आता है और जज अपने आप को रेक्यूज कर लेता है, तो क्या बोला जाएगा कि आपने केजरीवाल के मामले में किया नहीं, और मान लीजिए जजमेंट केजरीवाल के अगेंस्ट जाता है, तो ये अपने आप में कंट्रोवर्सी बन जाएगी। जो केजरीवाल को पता है, उन्होंने अभी से अपनी तैयारी कर ली। इसलिए मेरा पिछला वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने इस बात को डिटेल में एनालाइज किया है। वन जज रेक्यूज, अदर रिफ्यूजेस, ये भी हो सकता है। एक जज कह देगा ठीक है आपको पसंद नहीं है, मैं रेक्यूज कर लेता हूं, दूसरा कहता नहीं मैं नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? कई सवाल और खड़े हो जाएंगे। तो इंपैक्ट क्या होगा? कुल मिला के अगर ऐसा होता है तो जनता का जो भरोसा है जुडिशरी पे वो कमजोर होता है। इसीलिए भारत को, जो अभी तक शायद इतना बड़ा मुद्दा नहीं था रेक्यूजल का, इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। भारत क्या कर सकता है दूसरे देशों से? मेरा यह कहना है कि आप पूरी दुनिया में एग्जाम्पल है। ऐसा तो नहीं है कि जुडिशरी सिर्फ भारत में काम करती है, बाकी देशों में भी जुडिशरी है। तो निवेदन यह है कि हम एक सिंपल रिफॉर्म की तरफ बढ़े। एडॉप्ट अपीयरेंस ऑफ बायस टेस्ट, कि क्या लगता है बायसनेस है, क्या वकील जो जज हैं उनके किसी पॉलिटिकल पार्टी या उनके रिश्तेदारों के किसी पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट रिलेशनशिप्स है, और जो सामने पार्टी है वो क्या कॉन्फ्लिक्ट है उस सरकार और डिपार्टमेंट से? ऐसी स्थिति में क्या है? मैंडेटरी रिटन रीजन होना चाहिए, रेक्यूजल गाइडलाइन होनी चाहिए, लिमिटेड रिव्यू मैकेनिज्म, चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में एक रिव्यू कमेटी होनी चाहिए कि अगर हाई प्रोफाइल केसेस में इस तरह की बात होती है तो एक रिव्यू कमेटी बने जहां पे इस मुद्दे को चर्चा की जाए और एड्रेस किया जाए, क्योंकि मुद्दा पब्लिक ट्रस्ट का है। ये सिर्फ जज की अपनी इमेज का नहीं है, जज की अपनी इंटीग्रिटी का सवाल नहीं है, पूरे जुडिशरी जो इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर सवाल उठता है। इसीलिए इसको हमें समझना पड़ेगा। जैसा कहा जाता है कि भाई जजमेंट है वो तो फेयर होना ही चाहिए। जजमेंट जो लिखोगे वो फेयर के साथ साथ वो दिखना भी चाहिए कि ये फेयर हुआ है, न्याय होते हुए भी दिखना चाहिए। न्याय तो आप करोगे ही, लेकिन उसका प्रोसेस भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इफ पीपल स्टार्ट बिलीविंग दैट जजेस मे बी बायस्ड इवन विदाउट प्रूफ, द सिस्टम इटसेल्फ इज वीकन। आपके पास प्रूफ हो या ना हो, अगर पब्लिक में ये इमेज जाती है कि साहब जज तो मनमर्जी करते हैं, जज सरकार के दबाव में काम करते हैं, ऑपोजिट पार्टी को न्याय नहीं मिलता है, सरकार के फेवर में जजमेंट जाता है, तो आप समझ लीजिए कि जुडिशरी के ऊपर कई सवाल खड़े हो जाएंगे।
जनता का भरोसा टूटेगा। यहां जज इंपॉर्टेंट नहीं है, जुडिशरी एज इंस्टीट्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये है कि शुड रिक्यूजल रिमेन ए जजेस चॉइस और इट बिकम्स ए सिटीजंस सेफगार्ड? क्या ये जज खुद डिसाइड करेंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या होना चाहिए ऐसी स्थिति? क्या सरकार को कोई गाइडलाइन बनानी चाहिए, या अपने आप जज डिसाइड करें कि वो बायस्ड हैं या नहीं है? तो कहने का मतलब वही आता है कि शुड इंडिया रिफॉर्म इज रिक्यूजल सिस्टम? ये एक सवाल है, ये एक न्यायिक सवाल है। ये आपके माध्यम से मैं सवाल उठा रहा हूं कि क्या भारत सरकार को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इसीलिए सिस्टम इन अदर कंट्रीज, हमें उसको स्टडी करना चाहिए। क्या जज खुद तय करेगा कि वो पक्षपाती है या नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो भी आपके विचार हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस गंभीर मुद्दे पे चिंतन करिए, आपस में चर्चा करिए, क्योंकि केजरीवाल साहब आसानी से इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। उनको पता है कि इससे उनको मीडिया पब्लिसिटी मिलेगी, उनको पता है कि सरकार और जुडिशरी दोनों दबाव में रहेगी। सीबीआई और ईडी के जो वकील हैं उनके ऊपर दबाव बढ़ेगा, और अगर केजरीवाल के खिलाफ जजमेंट आता है तो वो तो कहेंगे मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि ये जज ही बायस्ड है, ये पूरा सिस्टम मैनिपुलेटेड है, मेरे अगेंस्ट है। तो केजरीवाल ने तो अपनी भूमिका पूरी तरह से बना ली है, लेकिन जनता में उसका गलत मैसेज नहीं जाए, मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को मिलकर इसके ऊपर कुछ ना कुछ गाइडलाइन जरूर बनानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत में ही ये समस्या है, दूसरे देशों में भी समस्या थी, उन्होंने इसका रास्ता निकाला। हमें अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कर सकता है भारत ऐसी स्थिति में ताकि जुडिशरी की इज्जत भी बचे और न्याय प्रक्रिया भी बायस्ड ना हो? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।